बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको करते हैं खुशामदीद। व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बनते हैं आवाम की आवाज़, लेकिन आप देखते हैं कि वो प्रोग्राम हम किसी महल से, किसी ऑफिस से, किसी शानदार जगह से करते हैं, जहाँ पे आपको वो आवाम के खादिम नज़र आते हैं और उनसे पूछते हैं कि पब्लिक की आवाज़ में कि आवाम के क्या इश्यूज़ हैं। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि मेरे अकब में जिस जगह, जिस मकाम पर खड़े हैं, कोई बड़ा महल तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी दास्तान ज़रूर है। किसी शायर ने कहा है कि हम मेहनत कश जब इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। जी हाँ, बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या मेहरान टाउन का वाक़या है। मेहरान टाउन की ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, समंदर पार पाकिस्तानियों की ज़मीन है, जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनाई गई थी और वहाँ पर फैक्ट्रीज़ बना दी गई। वो फैक्ट्रीज़ जो इस मुल्क की मईशत का एक अहम पहिया है और मईशत में एक अहम किरदार भी अदा करती हैं। लेकिन वही फैक्ट्रीज़ जब कानून से बालातर होकर काम करती हैं तो यहीं के अवाम की खिदमत करने के बजाय यही वबाल जान बन जाती हैं। BMG लगेज कंपनी जो इंडस्ट्री है, इसके बिल्कुल अकब में, उससे बिल्कुल सामने हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब यहाँ मज़दूर जो हैं वो इस BM लगेज कंपनी के अंदर काम कर रहे थे और जिसके बाद मुबैना तौर पर आग लगी या लगाई गई और जिसके नतीजे में 17 से ज़ायद इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। रेजिडेंशियल लैंड के ऊपर कमर्शियल लैंड बना दी गई, कमर्शियल पर्पज़ के लिए काम किया गया। ज़िम्मेदार कौन है आज तक पता नहीं चल सका। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दो ऐसी हैं जो सिंध की ज़मीनें को अलाट करती हैं, उसका मास्टर प्लान देती हैं। एक वो इंडस्ट्री प्लान होता है जो बनाने के हवाले से भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई ज़िम्मेदार नहीं है जिनसे पूछें कि आपने ये तमाम तर काम क्यों किया और किस वजह से किया। तो सूरत हाल ये है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डाली जा रही है, लेकिन ये फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले मज़दूर हैं जिनकी जानें चली गई हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है? क्या IG सिंध बताएगा कि जो कवानीन के तहत सेक्शंस FIR में लगाए गए हैं, क्या कत्ले बिल सबब है? ये दिस इज़ मर्डर। 302 के बजाय आप दीगर कवानीन लगा रहे हैं, दीगर सेक्शंस लगा रहे हैं। क्या चीफ मिनिस्टर सिंध बताएगा कि क्या उनका बेटा, उनका बच्चा, उनका कोई रिश्तेदार इस फैक्ट्री में काम करता था, जो उनको एहसास हो कि इस फैक्ट्री में किस तरीके से मुलाजमीन तड़पें? क्या सिंध हुकूमत का वज़ीर सईद गनी साहब लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स के मिनिस्टर हैं, क्या वो अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे? क्या नईम मुगल DG सीपिया इस मामले से बरी नज़र जमाएँ? क्या इस कवानीन के तहत इंडस्ट्रियल ऑडिट होना चाहिए, फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत वो नहीं हुआ तो कौन ज़िम्मेदार है? सेफ्टी एंड हेल्थ काउंसिल फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत बनाई गई है, उसमें शामिल लोग कितना काम किया है उन्होंने कि ये इस किस्म के वाक़यात ना हो। इससे पहले बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या पेश आया, जिसके बाद कहा गया कि हम एक रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं, रेगुलेट करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो उस पर काम नहीं किया गया। तो ये तमाम तर सवाल आते हैं। आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में बनेंगे मज़दूरों की आवाज़, बनेंगे जुल्म और सितम के शिकार होने वाले इन मज़दूरों की आवाज़। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ आज है मेहरान टाउन में शहीद होने वाले मज़दूरों के नाम ये प्रोग्राम करते हैं और बात करेंगे इन लवाहिकीन से और इनके गम में बराबर के शरीक होंगे और ये मामला लेकर जाएंगे इक़्तिदारी ऐवानों तक और खटखटाएंगे इंसाफ के लिए उन तमाम तर दरवाज़ों को जहाँ से इंसाफ मैसर हो सकता है। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मेरे साथ लवाहिकीन मौजूद हैं जो इस बदनसीब फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री के बिल्कुल सामने हम बैठे हुए हैं और इस फैक्ट्री में जो है वो
काम करते थे, उन माओं से भी गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को लगते जिगर को तड़पते देखा। उन लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे जो अंदर मौजूद थे। पूछेंगे आई विटनेस से कि कौन ज़िम्मेदार है फैक्ट्री में आग लगने के हवाले से। बहुत शुक्रिया आप तमाम तर लोगों का। आपके इस गम में पब्लिक की टीम और पूरी कौम बराबर की शरीक है। उन ज़िम्मेदारान को छोड़ के जिनकी नेगलिजेंस की वजह से आपके प्यारे गए। आप सबसे पहले अपना तारुफ करवा दीजिएगा और यहाँ फैक्ट्री में कौन काम करता था आपका, और उसके साथ साथ हमें यह भी बताइएगा कि आपने क्या देखा। मेरा बेटा काम करता था जिसका नाम था काशिफ, मगर अब वो शहीद काशिफ हो गया है। मैं उसकी माँ हूँ और मेरा ये घर सामने ही है। मैंने ये पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा है और इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बताया है कि वो बात 19-20 हो जाए। ठीक है, सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं यहाँ से जा रही थी, गांव के लिए रवाना हो रही थी। जैसे मैं निकलने लगी घर से, अपने बच्चे से मिली थी। 8:30 बजे मेरा बच्चा मुझसे मिल के गया था। उसने कहा था अम्मी जान जल्दी आना क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। वो कंपनी के लिए यहाँ रवाना हुआ। मैं यहाँ तक दरवाजे पे उसको छोड़ के गई हूँ और वो अंदर चला गया 8:30 बजे। अंदर जाके मैंने अपनी तैयारी करी और मैं निकलने लगी तो इतनी देर में मेरा ये छोटा बेटा आया कि अम्मी काशी भाई की कंपनी में आग लग गई है। मैं वहाँ से भागते हुए बाहर आई, 1 मिनट भी नहीं लगा। बाहर आई हूँ तो देख रही हूँ वहाँ पे धुआं निकल रहा है ऊपर पीछे की साइड पे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंदर गई कंपनी में, यहाँ बच्चे खड़े थे बहुत सारे जो ऊपर थे मौजूद, उसमें मेरा काशिफ नहीं था। वो एक ही बात कर रहे थे अम्मी हमें बचा लो, अल्लाह के वास्ते हमें बचा लो। हम अंदर गए, यहाँ से तो कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा था कि कैसे बचाएं, समझ में भी नहीं आ रहा था। सोचा अंदर जाएं। अंदर जाके देखा तो जो ऊपर के इंचार्ज, सुपरवाइज़र, मैनेजर सब नीचे मौजूद खड़े हुए थे। कितने बजे आग लगी? 9 बजे, 9:08 पे आग लगी है। वो सब नीचे खड़े हुए थे और सब के सब सामान निकालने के ऊपर लगे हुए थे। सामान सामान निकाल रहे थे। मैंने अंदर जाके उनसे पूछा, चीखी चिल्लाई कि यह आग जीने में किसने लगाई? उन्होंने कहा पता नहीं, यानी पता नहीं। ठीक है, उनके अपने प्यारे भी थे, इसमें रेहान भाई थे जो ऊपर काम करते थे, उनके इंचार्ज या सुपरवाइज़र थे। नीचे उनका दूसरे का नाम क्या था? ज़फ़र भाई भी थे कंपनी में, मगर वो भी नीचे थे। उनके जो रिश्तेदार थे, काम करते थे यहाँ इस कंपनी में, वो भी नीचे थे। जो चौकीदार बाबा था वो भी नीचे खड़ा हुआ था। मैंने उनसे पूछा बाबा आप सामान निकाल रहे हो? और जो बंदे सामान निकाल रहे थे मैंने उनसे बोला आप सामान निकाल रहे हो, सामान को छोड़ दो, जलने दो, उन बच्चों को निकालो। उन्होंने कहा कि सेठ चाबी लेके चला गया। सेठ चाबी लेके चला गया, हमारे पास चाबी नहीं है। हमने कहा हम ऊपर जाएं, कैसे जाएं, हमें दो चाबी। मैंने बाबा से कहा चौकीदार से कि हमें चाबी दो तो मैं ऊपर खुद जाती हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी में काम कर चुकी हूँ, मैं इस कंपनी का चप्पा चप्पा जानती हूँ, मुझे पता है कहाँ से कौन सा रास्ता बनता है। मैंने कहा मैं खुद जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम आग मेरे दिल में इतनी थी कि मेरा अपना बच्चा अंदर था। ठीक है, और वो बच्चे भी मुझसे नहीं देखे जा रहे थे जो मुझसे ही दुआइयाँ मांग रहे थे अपने बचने की। ठीक है, अंदर हम गए। ये मेरा दामाद है, मेरे साथ गया है। ये हमारा पड़ोसी है, मेरे साथ गया है, मेरे दुख में शरीक होके। इसने जाके अंदर बात की है उनसे कि कोई रास्ता ऐसा बनाओ, कोई सीढ़ी बनाओ कि ऊपर जाया जा सके। मैं वापस बाहर निकल के आई हूँ। जब मुझे चाबियों से जवाब मिला, मैंने उनको बोला बेटा ऊपर छत पे चले जाओ, धुएं से तो अपनी जान बचाओ। उन्होंने कहा ऊपर का रास्ता बंद है, ताला लगा हुआ है, हम ऊपर नहीं जा सकते। मैंने कहा बेटा कोशिश करो नीचे आने की। उन्होंने कहा जीने में आग लगी हुई है और ताला लगा हुआ है, हम नीचे भी नहीं आ सकते। गेट को ताला लगा, मैं नीचे भी ताला लगा हुआ है, गेट नहीं, अंदर ऊपर से जो नीचे आने का रास्ता है जीने में, वो ताला क्यों लगा हुआ है? अब ये तो हम ये किससे पूछें? हमें कौन बताए जो हमें सब्र आए, ये ताला क्यों लगाया गया? ये मरने वालों के बयान, ये मरने वाले बच्चों के अल्फाज हैं कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा। लाते भी मारी, सब कुछ मारा, आंटी हमें इधर से बचा लो। ठीक है, जी जी जी, हम पहले आप। हाँ, तो फिर ये अपनी अपनी कोशिश में लग गए। इसने एक वहाँ से राड उठाई, सरिया था लोहे का, कि मैं ताला ऊपर जाके तोड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। उन्होंने सरिया इससे छीन के फेंक दिया। किसने? ये जो अंदर सुपरवाइजर मैनेजर खड़े थे। क्या नाम था उनका? रेहान और ज़फ़र।
उन्होंने छीन लिया कि छीन नहीं? लिया। नहीं जो तो। अब कह रहे हैं कि हमारा भांजा भी ऊपर मौजूद था, भतीजा भी ऊपर मौजूद था, यानी एक रिश्तेदार था जिसका खून का रिश्ता था, और वो सरिया इससे छीन के कह रहे हैं बाबा चौकीदार को कि इनको बाहर निकालो, अंदर किसने आने दिया। ऐसे मौके में वो हमें ये कह सकते हैं? नहीं। उनको कहने का ये हक है? नहीं। अगर उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था तो भी वो हमारी ताकत बन के हमारे साथ अंदर जाते जी। वो यहाँ काम करने वाले भी नहीं होते तो भी वो हमारे साथ जाते। ठीक है, उन्होंने फिर क्या कहा कि गाड़ियां बाहर निकालो, गाड़ियों में ना आग लग जाए, गाड़ियां बाहर निकालो। गाड़ियों की फिक्र थी, इंसानों की नहीं। इंसानों की नहीं थी, किसी ने भी इंसानों की हमदर्दी या फिक्र मुझे नहीं दिखाई। हमें बाहर निकाल दिया, ये वाला गेट भी बंद कर दिया, बाहर निकाल के ये वाला गेट भी बंद कर दिया। उसके बाद 2 से 3 मिनट हुए, वो बच्चे तड़प तड़प के उन्होंने जान दे दी। हमने देखा, अपनी आंखों से देखा इन्हीं खिड़कियों को। ठीक है, इन 2 खिड़कियों में थे, तीसरी खिड़की में यहाँ फैन लगा हुआ था। अच्छा। यहाँ ये जेल थी पूरी, उनके लिए ये आखिरी मंजर था, मज़ार बन गई उनके लिए। ये सारी आपका बेटा भी यहीं आया? मेरा बेटा नहीं आया। मेरे बेटे की लाश मिली है तो मशीन से मिली है। जहाँ मशीन पे बैठता था ना, उसने अपनी आस छोड़ दी थी, उठा नहीं उठा, किस तरह से उसने जान दी मुझे नहीं पता, वो नहीं आया। मैंने उनको बोला है बेटा काशी को सामने करो, बेटा काशी को सामने करो, मगर उस टाइम उनके पास भी थोड़े से चंद मिनट का टाइम था। उन्होंने कलमा पढ़ा, हमने खुद सुना, उसके बाद उनकी आवाज़ें ख़त्म हो गई। यहाँ ना कोई चौकीदार, हमने कहा गाड़ियाँ मंगवाओ, बिल्डोज़र मंगवाओ, मैं पैसे दूंगी, उन्होंने कहा गाड़ियाँ यहाँ नहीं आ रही। ये मेरा दामाद है, ये गया है वहाँ पे पानी की गाड़ी लेने, उन्होंने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी। चीज़ थोड़ी सी बताइएगा, क्योंकि आपकी ये आवाज़ है, खल्क़ खुदा की आवाज़ है, और हम पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहते हैं, इस केस का मुकदमा लड़ना चाहते हैं। हमें समझाएं कि 9 बजे आग लगी तो फायर फाइटर्स कितने बजे पहुंचे? 11:30 बजे। 9 बजे आग लगी, 11:30 बजे। और उसमें भी पानी नहीं था, बगैर पानी के आई। तो क्या कह रहे थे वो लोग? वो लोग कह रहे थे पानी नहीं है, हम देखने आए लोकेशन यहाँ पे। अच्छा, वो 11-11:30 बजे लोकेशन देखने आए। पानी के टैंकर हमने खुद मंगवाए, ये हमारा बच्चा जाके लाया है, पानी के टैंकर हमने खुद मंगवाए यहाँ पे, जो उसके ज़रिए उन्होंने पानी ऊपर मारना शुरू किया। मैं फिर भी चीखती रही, चिल्लाती रही कि यहाँ पे पानी धुएं के ऊपर अब नहीं मारो, वो तो ख़त्म हो चुके, बच्चे नहीं हैं अब, मगर नीचे से आग तो बुझाओ, आग बुझाओ, आग पे पानी मारो। मगर वो मुस्तकिल अपना काम यही करते रहे यहाँ पे खड़े होके। ठीक है, कहाँ गाड़ियाँ गई, कहाँ वो बंदे गए, कहाँ वो चौकीदार गया, हमारी आंखों ने दोबारा नहीं देखा उनको। आपको क्या लगता है कि नीचे से गेट भी बंद कर देना, आग लगी या लगाई गई? लगाई गई है। मैं नहीं, पूरी आवाम बोलेगी कि आग लगाई गई। इस कंपनी में गैस नहीं है, इस कंपनी में केमिकल नहीं है, इस कंपनी में कोई सिलेंडर नहीं है, ठीक है ना। इस कंपनी में ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं होती जिससे आग इतनी जल्दी पकड़ ले। कचरा जमा किया, आग लगाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अभी तक वो लोहा जो वो निकाल रहे थे वहाँ से, जैसे कि वो बैग के अंदर फ्रेम बिठाते हैं, वो अभी तक वो ढेर लगा हुआ पड़ा है। क्यों लगाई गई आपकी नज़र? ठीक है, इंश्योरेंस, बंदे जलेंगे। इनका बिजनेस नहीं चलता था, इनका फेल हुआ था, 2 दफा फेल हो गया। फेल हुआ था। अच्छा। वापस कंटेनर आया था, फेल हुआ था। मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ, कहा गया कि आपका मटेरियल सही नहीं है। जी, मालिक आता था यहाँ पर? मैंने कभी नहीं देखा मालिक को, मैंने मालिक को आज तक नहीं देखा। मेरे बेटे ने यहाँ 2 साल जॉब की है, मैंने मालिक को नहीं देखा। कौन डील करता था ठीक है, इनके साथ? नाम तो मुझे नहीं आता, देख के बता दूंगी कि ये बंदा करता था, जिसका वो कल तस्वीर लाया था पुलिस वाला। अच्छा, इमरान, अच्छा, शायद ऐसा कुछ नाम था। वो जो 11 बजे आता था। अच्छा, वो जो वाकया पेश आया, 9 बजे आग लगी, 11:30 बजे फायर ब्रिगेड आई, इसके अलावा कौन कौन सबसे पहले पहुंचा? चीपा वाले आए थे। वो कितने बजे आए? बस उसके बाद गाड़ियाँ आना शुरू हो गई थी। जब फायर ब्रिगेड आई बाद में आना शुरू? उसके बाद में शुरू हो गई थी आना गाड़ियाँ। वो भी कितनी गाड़ियों को तो हमने खुद फोन किए। किस किस को कॉल किया आपने? जैसे कि एम्बुलेंस को, हाँ, ठीक है, ये उसको बिल्डोजर वाले को भी लेने गया था तोड़ने के लिए, ये मेरा बच्चा। अच्छा, ये फिर आए भागता हुआ। हाँ। ठीक है, बिल्डोजर आया जब आग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी।
जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ हम अम्मा के बेटे की वो जो वीडियो भी चला रहे हैं, जिस तरीके से वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैक्ट्री किस किस्म की थी। वो हम साथ साथ वो उस वीडियो को भी चला रहे हैं। जी अम्मा, आप। तो मेरा तो बस यही है, मैं अपने अल्लाह से भी दुआ यही करती हूँ कि हम जितनी भी माएँ हैं हमें सब्र दे और हमारे जितने बच्चे गए हैं उनको जन्नत में जगह दे। बाकी इंसाफ हमें चाहिए, वो कौन फिर देगा। आपको कितने बजे नीचे से तोड़ा गया सारा? यहाँ से तोड़ा गया, नीचे से कोई नहीं तोड़ा और ना तोड़ने दिया था उन्होंने, चौकीदार वगैरह ने। सेठ लड़ेगा, उन्होंने नहीं तोड़ने दिया था कहीं से भी। पहला वहाँ से तोड़ना शुरू किया था, वहाँ पे सामान था तो छोड़ दिया था। फिर ये वाला तोड़ा था हिस्सा, यहाँ से आस्ते आस्ते करके 4-5 बज गए थे लाशें निकालते निकालते। अच्छा, अंदर 2 साल का अरसा हुआ, 2 साल के अरसे में कभी आप लोगों के बेटे को या दीगर मुलाजमीन को फायर सेफ्टी के हवाले से या कोई चीज़ ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। मतलब अगर आग लगे या हाँ। कोई मसला हो तो आपको कैसे बचाना है अपने आप नहीं को? नहीं नहीं, नहीं ये कभी भी नहीं हुआ होगा। ये नहीं हुआ। गाड़ियाँ गई, गेट बंद, बस नॉर्मल तरीके से काम चल रहा था, बाहर निकलेंगे साफ सुथरे तरीके से काम चल रहा था। अब ये क्या हुआ है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ऐसा अब क्यों उसके हुआ बाद है? मालकान ने किसी ने राब्ता किया आपसे? नहीं किया, अब तक मुझसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। कोई यहाँ पे हमें 2 लफ्ज कहने के लिए कि हमारे दुख में शरीक होने के लिए नहीं आए। वो भी आए, कह रहे हैं नहीं आए, कोई भी नहीं आया, नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इस फैक्ट्री के हवाले से मेरे पास कोई भी नहीं आया। क्या आपको अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बुलाए इस मामले में, आप जाएंगी? जाऊंगी, आप मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं जाऊंगी। आप उनके सामने कहानी बताएंगे? मेरा यही बयान होगा, मैं ना झूठ बोलूंगी। मेरा बच्चा चला गया है, मेरे पास मेरी जो दौलत थी वही चली गई है, और भी माओं के बच्चे चले गए हैं। ना तो मुझे सेठ से कोई दुश्मनी है, ना मुझे इस कंपनी के लोगों से कोई दुश्मनी है, ठीक है ना। जो हुआ है वो गलत हुआ है। आप भी थे वहाँ पर, आप बताइएगा कि कैसे वाक़या हुआ, कहाँ कहाँ गए? पहले तो ये क्लियर की गया, चूँकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 9 बजे आग लगी, 9:30 बजे फायर ब्रिगेड, सारे लोग आगे, काम शुरू हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सामने मेरी केबिन है, भाई मेरा 10 मिनट पहले, 10 या 7 या 8 मिनट पहले, क्योंकि मैं नाश्ता करता था, वो चाय का बड़ा शौकीन था, चाय पीने के लिए मेरे पास आ जाता था। खिड़की से देखता था आसिफ भाई चाय पी रहे हैं, वो आता था। चाय का टाइम होता है, यहाँ के इंचार्ज सुपरवाइजर वगैरह भी चाय मंगवाते हैं। मेरे पास रूटीन के मुताबिक चाय पीने के लिए आया, चाय पी के वो अंदर गया। 10 या 20 या 25 कुछ कंफर्म नहीं है। इतनी देर के बाद आवाज़ आ गई, आग लग गई, आग लग गई। मैं जैसे भाग कर गया हूँ, रेहान और ये जफ़र हकड़ दकड़ मचाए खड़े थे, क्या हुआ, क्या आग लग गई, आग लग गई। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो, फायर ब्रिगेड। चौकीदार सेठ को फ़ोन कर रहा था। कुरान शरीफ और उसके हाथ में थैली थी, उसके कपड़े थे, वल्लाह आलम क्या चीज़ थी, वो उठाई। एक हाथ में वो थी, एक हाथ में मोबाइल था। क्या करो, सेठ को तो बताऊँ। वो चलते चलते ऐसे यहाँ से चले गए। इतनी देर में मैंने कहा तुम लोग फ़ोन करोगे, जब तक गाड़ी आएगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने अपनी बाइक उठाई है, मैं गोदाम चरंगे पे गया हूँ, फायर ब्रिगेड वालों के पास। गोदाम ये काटी वाली जो है? जी। हाँ, तो काटी वालों ने क्या कहा? मैंने उनको कहा, ये कहते हैं यहाँ अभी ना प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, ये काम ये ऐसे ही खड़ी हुई है। मैंने कोई कांटेक्ट नंबर का, हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। मैं एक दुरुस्त बताता चलो अपने व्यूअर्स को कि काटी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ये यहाँ पर फायर ब्रिगेड है। और मेरा ये ख्याल है कि वफाकी हुकूमत ने उनको ब्राउज़र्स भी दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ जब ये गए हैं तो वहाँ कहा गया कि ये ड्राइवर नहीं है, ये फंक्शनल नहीं है। जी। उसके बाद उन्होंने मुझे फर्स्ट फ्लोर पे भेजा कि फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ के चौकीदार सब गवाए हैं, फर्स्ट फ्लोर का है। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाला कोई दफ्तर नहीं है। मैं उनके पास दोबारा आया हूँ, हाथ जोड़े उनके, सर बराए मेहरबानी कॉल कर दें आप कि फलां जगह आग बहुत ज़्यादा मिकदार में लग गई है। आपने कहा किसको कहा? फायर ब्रिगेड वालों को। फिर क्या हुआ? जहाँ वहाँ मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा बिलाल चुरंगी पे है, वहाँ आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी मिल जाएगी। फिर मैं वहाँ से भाग के सामने छिपा का बूथ है, वहाँ आया हूँ। वहाँ छोटा बच्चा बैठा था, मैंने कहा यहाँ कौन है बड़ा? उन्होंने बोला गाड़ी पे आया था उस टाइम पे, वो मोटरसाइकिल पे। उन्होंने कहा ये है। मैंने कहा सर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो या फ़ोन कर दें या मुझे करवा दें। कहता नहीं भाई हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। रेहान भी वहाँ पहुँच गया था मेरे पास। मैंने रेहान भाई को बोला, मैंने कहा आप कंपनी पहुँचो और मैं जा रहा हूँ बिलाल चुरंगी पे। मैं और कंपनी का एक एम्प्लॉय था, हम दोनों गए बिलाल चुरंगी की तरफ। चमड़ा से थोड़ा सा आगे गए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही थी। हमने सोचा कि शायद ये मौके पे पहुंचेंगी, शायद फ़ोन चला गया हो। हम वापस जब घूम गए तो यहाँ पर एक मोबाइल खड़ी थी, पुलिस मोबाइल, और कोई पुलिस मोबाइल खड़ी थी? कौन से पुलिस स्टेशन की? ये मैंने नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर पुलिस की मोबाइल खड़ी थी। ज़्यादातर यहाँ शरीफाबाद की आती है, मगर कंफर्म नहीं है वो कौन सी खड़ी। ठीक है, सबसे पहले पहुँच गई थी।
जब अंदर उस सुम्बे लेके तोड़ने के लिए गया हूँ मैं, तो उन्होंने बोला भाई बच्चे बोले ताला लगा हुआ, ताला लगा हुआ। मैंने कहा मैं ताला तोड़ने जाता हूँ। बाबा ने बोला आग लगी हुई है। मैंने कहा इतनी आग नहीं लगी हुई, मैं कपड़ा बांध के जाता हूँ, थोड़ा बहुत जलूंगा, ताला तोड़ूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, आप चाबी दे दो मुझे। कहा चाबी तो सेठ के पास है। चाबी चौकीदार के पास थी, सेठ वो दुबई ले गया। सुम्बी ऑरेंज कलर की शायद अंदर पड़ी होगी वो अभी भी, जिससे हमने ताला तोड़ वो उन्होंने हाथ से छीनी, फेंकी, उसके बाद हगड़ दगड़े में लगे रहे। बस देखते देखते सब कुछ खाक हो गया। ये मामला थोड़ा ठंडा हुआ, हम अस्पताल से आए वापसी, तो हमारे ही मोहल्ले के बच्चों ने वो चाबियां हमें दी हैं वहाँ से उठा के। मिली हैं वो 2 घंटे कि जो चाबियां बाबा नहीं दे रहा था, इस फैक्ट्री की चाबियां ये रही जो मैंने पुलिस वालों को दी हैं। अच्छा जी, मैंने पुलिस वालों को दी है कि ये चाबियों का गुच्छा यहाँ से मिला है हमें। अच्छा अम्मा आप बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं? मेरे को 3 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 3 साल। ये अपनी जगह है? ये भाई की जगह, किसी ने हमें बिठाया है यहाँ पे। अच्छा किराए की हाँ जगह। जी। ये आपको पता है कि रिहायशी इलाका है? जी। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री लगाना और ये तमाम तर चीज़ें करना, आप किससे अपील करेंगे इंसाफ के लिए? वज़ीर आज़म से करना चाहती हूँ, वज़ीर आला से करना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस से करना चाहती हूँ, जो हाई कोर्ट है सिंध का, कि हमारा इंसाफ करें, हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा एक बच्चा था कमाने वाला जो यहाँ से शहीद होके चला गया हमको छोड़ के। आप बताएं आप किससे इंसाफ की अपील करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अदलिया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से अपील करना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए और इंसाफ मिलना चाहिए। हम ही नहीं बल्कि बहुत सी माएँ हैं जो अपने लाल यहाँ से गंवा चुकी हैं और उनका क्या हाल होगा। किसी के 2 बेटे थे, किसी के 2 बेटे और शौहर था, उन पर क्या गुजर रही होगी, शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। चले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और दीगर आला ओहदों पर फायज़ लोगों से इंसाफ की अपील करते हैं, जहां पर इस प्रोग्राम में कम से कम वज़ीर आला सिंध से इंसाफ की अपील नहीं करेंगे। वो इंसाफ की अपील नहीं बल्कि इंसाफ के तकाज़ों में ख़ुद को शामिल करे और इस प्रोसेस का हिस्सा बने और जवाब दे कि यहाँ के सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग द सिटीज़न ऑफ सिंध प्रोविंस की सिक्योरिटी, उनका मुआशी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, उनकी तमाम तर सिक्योरिटी को यकीनी बनाना वज़ीर आला सिंध, उनकी कैबिनेट का काम है। और ये इस प्रोग्राम में यकीनन सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से के सामने सवालिया निशान है कि जो उन्होंने निगलेजेंस किए उस निगलेजेंस का जवाब कौन देगा। ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले किसी शायर ने खूब कहा है कि जुर्म बच्चे जन रहा है कूचे बाज़ार में, जुर्म बच्चे जन रहा है कूचे बाज़ार में, अब अदिल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक। ब्रेक के बाद कानूनी माहिरीन से भी गुफ्तगू करेंगे इस मामले पे और पूछेंगे कि कानूनी तौर पर कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं, कौन कौन से कवानीन सिंध में मौजूद हैं जिसके तहत ये इस तमाम तर फैक्ट्रीज़ को रेगुलेट किया जाता है और जो मुतल्लिका हुकाम है उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। गुफ्तगू कर रहे हैं मेहरान टाउन के सानिए के बाद की सूरत हाल और उसके बाद जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो किस तरीके से होती है कराची में, क्या सूरत हाल थी इस वाक़े के बाद, क्या आउटकम आए, इन तमाम तर इशूज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीजी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं डीजी साहब से कि क्या एफ़र्ट्स ली गई हैं मेहरान टाउन सानी के हवाले से। डीजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। एक वाक़या हुआ मेहरान टाउन का, अफसोसनाक वाक़या है। इसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने सील भी किया है, क्या एफ़र्ट्स ली गई हैं KDA की जानिब से? थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल के तवस्सुत से सबसे पहले तो जो लोग जान बहक हो गए हैं, मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे और उनके लवाहिक़ीन को सब्र अता फ़रमाए। जहाँ तक KDA का ताल्लुक़ है, ये मेहरान टाउन की स्कीम 71 में शुरू हुई शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में और 74 में ये कंप्लीट हुई। वो सिर्फ प्योरली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये स्कीम थी, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। उसके बाद इसका मिसयूज़ होता रहा। आपने देखा जो फैक्ट्री बनी है
वो भी एक रेजिडेंशियल प्लॉट पे बनी है। न सिर्फ ये बनी है बल्कि ऑलमोस्ट 80% वहाँ पे कॉटेज या मिनी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बन चुकी हैं। तो लैंड यूज़ को कन्वर्ट किया गया किसी अदर दूसरे मकसद के लिए, रेजिडेंशियल को कमर्शियल पर्पस के लिए। हाँ यूज़ किया गया है। लेकिन जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड है उसमें अभी तक ये सारे प्लॉट्स हैं और ये वो रेजिडेंशियल है। तो अभी हमने इस बेसिकली पहले वाक़या हुआ था बल्दिया टाउन का, वो बहुत बड़ा आई ओपनर था हमारे लिए। तो उससे हमने कुछ चीज़ें उसी वक्त सबक लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इसको उस तरीके से नहीं टेकअप किया जो करना चाहिए। लेकिन इस वाक़े के बाद जो भी आपकी हमारी मेन इंडस्ट्री है उसकी सपोर्टिव इंडस्ट्री है ये कॉटेजेस इंडस्ट्री टाइप, जो छोटी छोटी इसकी परी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के पेरिफेरी में मेन बड़ी इंडस्ट्री जितनी भी है, स्पेशली अगर केडी का हम जिक्र करें तो जो केडी के जुरिसडिक्शन में है बड़ी इंडस्ट्रीज़ जोन्स हैं, उसकी पेरिफेरी में काफ़ी छोटी ये सपोर्टिव स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है। बल्कि इनफेक्ट हर जगह कराची में अभी ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ घरों में भी बन चुकी हैं। तो लैंड यूज़ का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं हुआ, जिसलिए और उस पर चेक एंड बैलेंस भी नहीं हुआ, जिसलिए सारे ये इंसिडेंट हो गया। इससे आपकी नज़र में ज़िम्मेदार कौन है इन तमाम तर इंसिडेंट्स का? आप नहीं समझते कि किसी न किसी जगह पर इस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप नहीं समझते कि वो ज़िम्मेदार हैं इस तमाम तर वाक़या? देखें, इसमें हम सब ज़िम्मेदार हैं। इसमें ज़िम्मेदार वो है जो ज़मीन लेता है, इसमें ज़िम्मेदार वो है जिसने इसको लैंड यूज़ को मिसयूज़ किया, इसमें ज़िम्मेदार वो है जिन्होंने रेजिडेंशियल सस्ते प्लाट ख़रीद कर, हालांकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल प्लाट्स पे बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव देती है। गवर्नमेंट इंसेंटिव इसलिए देती है कि उसका सोशल डेवलपमेंट में उसका कोई अच्छा फ़र्क हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट देती है पोल्ट्री लीज देती है गवर्नमेंट, उसका मतलब ये 25% पे मार्केट प्राइस है। उसका मकसद यही होता है कि सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट पड़े, हाँ, और इकोनॉमिक एक्टिविटी और आप उसके महंगाई पे और ऐसी चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकें। इंडस्ट्री के प्लाट भी नॉर्मल रेट से कम ही जाते हैं मार्केट में, लेकिन ये जो रेजिडेंशियल को कम इंडस्ट्रियल जोन में और इंडस्ट्रियल को कमर्शियल में एक पूरा आप देखें कराची में ये एक सिलसिला बल्कि पूरे मुल्क में कह सकते हैं चल पड़ा है। अब मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या एफ़र्ट्स आप समझते हैं कि लेनी चाहिए या ले रहे हैं? बीइंग अ डीजी केडीए आपने क्या एफ़र्ट्स लिए? देखें, हमारा तो लैंड से वास्ता है और हमने अभी लैंड का सर्वे शुरू करा दिया है। कल मैं ख़ुद भी विज़िट पे गया था। हमारी जितनी लैंड डिपार्टमेंट की टीम है ग्राउंड पे भी हैं और वो सारा सर्वे कर रही है लैंड यूज़ का जो मिस यूज़ किया गया। हम सेकेंड स्टेप में हम उनको नोटिस वगैरह देंगे और कुछ टाइम पीरियड देंगे एज़ पर लॉ, जो हमारा लॉ है। और ब्रीच ऑफ अलॉटमेंट हुआ है और ब्रीच ऑफ लीज़ हुआ है तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लीज़ उसको कैंसिल कर देंगे। और हमने अभी यही डिसाइड किया कि हम ऐसी तमाम लीज़ या अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट स्टेप में कैंसिल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सील होती हैं, बाद में डी सील होती हैं, लीज़ होती हैं, फिर आप उसको डी लीज़ करते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट एक जो ब्रीच आप कह रहे हैं उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ पॉइंट्स डालकर आप उसको रिकॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, कानून में गुंजाइश निकाली जाती है। तो क्या अब ये वाक़या, चूँकि मीडिया हाइप भी हो गई, एक अफसोसनाक वाक़या भी हो गया, तो जब तक ठंडा हो जाएगा उसके बाद तमाम मशीनरी बैठ जाएगी या कोई एक पूरा प्लान है जिस पे काम होगा? मैं समझता हूँ कि अभी ये पूरा एक प्लान बनाना चाहिए जिस पे हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है और मैं तकरीबन 2-3 मीटिंग्स भी अटेंड कर चुका हूँ कि कोई ऐसा वे आउट निकाला जाए कि इस तरह का दूसरा इंसिडेंट ना हो। लेकिन कराची में आपको पता है जहाँ भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं ये इस तरह के मिसयूज़ हो चुके हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी अपने ऑर्डर्स हैं इसको प्रॉपर उसी यूज़ में लाने के लिए। तो अगर मैं सोचता हूँ अगर हम वो एक्शन पूरा ही करेंगे तो शहर पूरा मलबे का हो जाएगा। तो ज़ाहिर है अब गवर्नमेंट्स भी हमेशा पब्लिक के फेवर में ही सोचती हैं, लॉज भी हमेशा पब्लिक के फेवर में ही बनते हैं। तो इसमें अगर
गवर्नमेंट इस दफ़ा आई थिंक बहुत सीरियस है, क्योंकि जो हमारी मीटिंग्स में इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। फैक्ट्रीज़ एक्ट में ये मेंशन है 26 गालबन सेक्शन, हेल्थ एंड सेफ्टी काउंसिल बनाना, उसमें KDA भी मेंबर है, सिंध बार काउंसिल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी मेंबर है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है। लेकिन उस मेंबर में, उस काउंसिल में मेंबर होने के नाते कितनी बार KDA ने आवाज़ उठाई इन चीज़ों पर? देखें, अभी KDA का बैक हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब इसके बाद मुझे ख़ुद भी, यानी कि अब समझे 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन हम इस मौजू पे हम तकरीबन 3-4 मीटिंग्स और डेलिब्रेशन कर चुके हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम लोग बिल्कुल सीरियस हैं कि ये अभी इस तरह के वाक़यात ना हो और इसका कोई ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन में अमल किया जाए। आप नॉर्मली आप किसी को कहेंगे भाई, आप जैसे फॉर एग्जांपल लेबर के, डेफिनेटली लेबर डिपार्टमेंट के लोग गए होंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी के, बोला होगा आपने फैक्ट्री बना दी है, सर नहीं गए, खत्म करें, मैंने मालूम किया है। हाँ, आपकी बात सही है। There's criminal negligence, too much negligence। हाँ, वो IRA के तहत इनका अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस डायग्नोज करनी होती, कोई इंस्पेक्टर जाते ही नहीं। वो आपको पता है कि गए होंगे, लेकिन वो वापस आ गए होंगे। KDA के लोग भी जाते हैं और वापस आ जाते हैं। हम सब ऐसे ही हैं, हम सबको देखें, एक क्या कोई प्रेशर होता है, क्या होता है? प्रेशर, जो प्रेशर है आपको पता है किस तरह के प्रेशर होते हैं। ये तो बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, अब हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम अब इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि अब हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपका जो एक्सपोजर है वो लिमिट है, KDA का लिमिटेड एक्सपोजर है, जब तक ज़मीन है तब तक आपका एक्सपोजर है। जब उस पर एक भी ईंट बनती है तो कानूनन सिंध बिल्डिंग के पास चला जाता है। लेकिन ज़मीन इतनी दिन तक कमर्शियल लैंड के लिए इस्तेमाल होती रही, लेकिन KDA को पता ही नहीं चला। KDA को पता होगा, कैसे नहीं पता चला होगा। एक प्लाज़ों का भरमार हो गई है, एक देखें ना, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास कर रही है, वो क्यों कर रही है कि वो देख रही है, उनको रिपोर्ट है, उनके पास लोगों की वो है कि क्या हमने खंडरात बना दिया, मिस यूज़ ऑफ लैंड किया, और लैंड जिस मकसद के लिए है वो उसी मकसद। फॉर एग्ज़ाम्पल KD का अपना वो नहीं है, डिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद रिवाइवल हुआ, उसके मास्टर प्लान का डिपार्टमेंट ही KD के पास। एक कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके पास डेवलपमेंट का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास है। और लॉ आपको क्या कहता है कि वो आपके अंडर है, KD के अंडर है। तो जब हम हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो इस तरह क्या होता ही रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल है कि क्या हर मामले में जुडिशल एक्टिविज़म होगा, जुडिशरी एक्टिव होगी तो इदारे काम करेंगे, या इदारों को अपने काम का तयन करना होगा और उनको बढ़ना होगा? अब देखें, मैं ख़ुद भी मैजिस्ट्रेट रहा हूँ और मैं एज SDM कराची में भी सर्व किया, तमाम सारे। तो जब मैजिस्ट्रेट थे तो ज़्यादा पावर शायद एक्सरसाइज करते, पावर थे, लेकिन पावर का सवाल नहीं है। सवाल ये कि लॉ तो आपके पास है, बिल का सवाल। जुडिशरी भी इंटरवेन तब करती है जब आप खुद अपना काम नहीं करते हो। तो ये तो यही तो पूछती है कि आप भाई ये कागज़ पन्ना लॉ ये कहता है, पेपर ये कहता है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। वो तो कोई लॉ बना के नहीं भेजती कि आप इस तरह करो, वो कहती है आपका फंक्शन बना हुआ है वो उसको इम्प्लीमेंट इंटरप्रिएट करती है। हाँ, इंटरप्रेट करती है। और देखें, लॉ की इन्फोर्समेंट बिल्कुल वो होनी चाहिए जो वो कहता है। अगर एक्चुअल इन्फोर्समेंट होगी तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। आप बाहर मुल्क में चले जाएं, गाड़ी के बाहर आप पेपर फेंक नहीं सकते, आप पेपर फेंकेंगे। और इसी मुल्क में किसी और जगह चले जाएं, 6 कैंटोनमेंट है, आप उधर चले जाएं, आप एक छज्जा भी बाहर निकाल के दिखाएं, वह नहीं करने देंगे। पहले आपसे बात फाइन करेंगे, फिर दूसरी बात करेंगे। तो ये इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट। और हमें अब बहुत इनफ इज़ इनफ, अब हमें बहुत सीरियसली इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ। चलें, ये तो खुशी हुई कि मैजिस्ट्रेट भी हैं तो आप कानून को अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। आखिर में KDA को होल्ड कर रहे हैं, कराची में करोड़ों लोगों की आबादी है, सिंध का कैपिटल है, वो लोग परेशान हैं कि क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन में वो तो नहीं रह रहे, क्योंकि वो खुद किसी बिल्डर से ले रहे होते हैं, तो वो तमाम तर चीज़ों में जो
पब्लिक है वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है इन तमाम तर मामलात को आइडेंटिफाई करने में कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है? देखें, जो बिल्डिंग है उसका कंट्रोलिंग और अथॉरिटी तो एसबीसी है, और जो लैंड ओनिंग अथॉरिटी है वो हमारे केडीए ही है। तो वो जब हम यहाँ से चीज़ें भेजते हैं तो वो हम उसी बिटवीन द लाइन भेज देंगे ये इसका पर्पस क्या है, फिर वो मास्टर प्लान में जाती हैं, फिर एसबीसी में जाती है। जो रेगुलेटरी रोल है वो उसका है एसबीसी का, वो उसको रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है कि किस तरह होता है। तो बाकी केडीए का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो लैंड देती है। अब जैसे हम सोच रहे हैं कि जिसने मिसयूज़ किया उसका कैंसिल होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट, आई होप इंशाअल्लाह ताला, मेरी जो है कि कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में इनेक्टमेंट भी होगी। इस तरह से डेलिब्रेशन हो रही हैं तो ज़ाहिर है कोई डिजिटल अंदाज भी होना चाहिए, बिल्कुल डिजिटल, ताकि एक बंदा देख सके कि केडीए की स्कीम 33 में ये जो फला प्लाट है वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, क्या है वो पूरी चीज़ें। हाँ, वो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी हमने अपना एक पोर्शन उस पर लगाया है और इन करीब इंशाल्लाह हम भी डिजिटलाइज करेंगे। और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो उसको भी आप जब फॉर्म जमा कराएंगे तो आपको पूरी मूवमेंट हो, जैसे नादरा से लिंक कर रहे हैं हम लोग, जैसे हमारा इनहेरिटेंस का है, इस तरह से हम कुछ सोच रहे हैं। और डिफरेंट जो हमारी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट है, ये तो आपने सवाल मुझसे किया नहीं, मैं सोच रहा था ये सवाल करेंगे। जी, ये मेरे जहन में भी था। हमारे पास देखें, हमारे पास केडीए में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। केडीए का पोटेंशियल है, उसकी लैंड है, और लैंड हमारी इंक्रोचमेंट में फंसी हुई है। कितनी लैंड है सर? हमारे पास यूँ समझे कि 33% कराची का केडीए के पास ज़मीन है। नहीं, इंक्रोचमेंट में कितनी है सर? इंक्रोचमेंट तकरीबन इसमें समझे कि आप काफ़ी इंक्रोचमेंट है। जो हम रिमूव कराते हैं फिर इंक्रोचमेंट हो जाती है। अब केडीए से आपने एमडीए बन गया, केडीए से आपका एलडीए बन गया, ठीक है, लेकिन फिर भी केडीए में पोटेंशियल है। हमारे लोगों के पास अभी, जैसे मैंने टेक ओवर किया तो